कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल कालखंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले कालखंड में हम दिशा पैमाना के बारे में बताया था। आज फिर से वहीं शुरू करते हैं। पैमाना किसे कहते हैं, इसके पहले कालखंड में बता दिया गया था। एक बार और सुन लीजिए। किसी मानचित्र में दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को, किन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को बताने के लिए एक निश्चित अनुपात में उसको दर्शाया जाता है, उसे पैमाना कहते हैं। जैसे भारत से पाकिस्तान की दूरी को दर्शाना है, कितने किलोमीटर है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की दूरी 3000 किलोमीटर है, तो उसको 3000 किलोमीटर में दर्शाएंगे तो उतने किलोमीटर कागज की आवश्यकता पड़ेगी, जो संभव नहीं है। तो अतः उसको एक पैमाने में दर्शाया जाता है। 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 3000 किलोमीटर है, उसको 3 सेंटीमीटर में दर्शाया जा सकता है, उतने कागज की आवश्यकता पड़ सकता है। तो उसी प्रकार जो पैमाना है, पैमाना 3 प्रकार का पैमाना होता है: कथनात्मक पैमाना, रेखीय पैमाना और प्रतिनिधि भिन्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं कथनात्मक पैमाना। कथनात्मक पैमाना किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत मानचित्र में सीधा सीधा लिखा रहता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। इस मानचित्र में लिखा रहता है संकेत चिन्ह में 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो यह कथनात्मक पैमाना होगा। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ये कथनात्मक पैमाना हो गया। उसी प्रकार रेखीय पैमाना। रेखीय पैमाने में क्या करते हैं, जो सीधी सरल रेखा होती है उसको स्केल या मानचित्र की सहायता से उसको नापा जाता है और फिर वो पैमाना निकाला जाता है। जैसे तो इस पैमाने में दूरी दशमलव तक होती है। यदि पैमाना 5 सेंटीमीटर के बराबर 10 किलोमीटर है, 5 सेंटीमीटर बराबर मान लिया है 5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, तो आपको फिर सरल पैमाना बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होंगे यह निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मतलब वो दशमलव में भी हो सकता है, तो उसको हम रेखीय पैमाना कहते हैं। अगला है प्रतिनिधि भिन्न पैमाना। प्रतिनिधि भिन्न पैमाना आजकल हम एटलस यानी नक्शों में यह पैमाना काफ़ी प्रचलन में है। यह बहुत आसान भी है। किसी भी मानचित्र में यदि पैमाना इस प्रकार लिखा गया है कि 1 अनुपात 1 लाख, जैसे लिखा गया है किसी भी मानचित्र एटलस आदि में आजकल काफ़ी प्रचलन में है 1 अनुपात 1 लाख। तो इसका अर्थ यह हुआ कि नक्शे में दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर है, तो वास्तव में धरातल पर उन्हें दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 लाख सेंटीमीटर होगी। तो हम जानते हैं कि 1 लाख सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अतः मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर बताती है। तो इस पैमाने में मानचित्र की दूरी व धरातल की वास्तविक दूरी को एक इकाई में लिखा जाता है। पैमाना वास्तव में मानचित्र पर दो स्थानों की मध्य दूरी तथा उन्हीं दो स्थानों के मध्य वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। यदि मैदान पर दो स्थानों की मध्य दूरी 20 किलोमीटर है, मान जाए मैदान पर दो स्थानों के मध्य की दूरी 20 किलोमीटर है और मानचित्र पर यह दूरी 2 सेंटीमीटर से दर्शाई गई है, तो इस मानचित्र का पैमाना इस प्रकार से लिख सकते हैं: 2/20 बराबर 1/20
10, 2/20 बराबर 1/10। प्रतिनिधि भिन्न मतलब जैसे 20 किलोमीटर को हम 2 सेंटीमीटर में दर्शाते हैं या 2 सेंटीमीटर को 20 किलोमीटर में दर्शाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को हम 10 किलोमीटर की दूरी पर दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतिनिधि भिन्न है जो मानचित्र पर ऐसा दर्शाया जाता है। तो जो रिक्त स्थान है इसको जो दिया है, यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है तो पैमाने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर के अनुपात के अनुसार मानचित्र पर वह दूरी कितनी होगी। यदि समझ में आता है तो इसको कापी में मतलब जो पुस्तक है खाली स्थान इसमें दिया है उसको शीट से भरेंगे, या तो फिर हम फिर से इसको अगले कालखंड में और बताएंगे। मानचित्र पर एक और महत्वपूर्ण जो ये संकेत रहता है, दिशा, संकेत, चिन्ह आदि। तो आज हम इन्हीं संकेत पर हम पढ़ा रहे हैं। किसी भी मानचित्र में वस्तुओं के वास्तविक आकार जैसे घर है, सड़क है, रेल की पटरी है, पेड़ आदि को दिखाना संभव नहीं है। यदि छोटे से मानचित्र में आपको घर दिखाना होगा, रेल की पटरी दिखाना होगा जो इतने किलोमीटर है, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए इन्हें रंग, आकार, अक्षर, रेखा, छाया आदि से दिखाया जाता है। जैसे पर्वत, पहाड़, पठार आदि इसको रंग आदि से दर्शाया जाता है। मतलब ये समझ जाता है नदी को, जैसे जल को, पानी को नीले रंग से दर्शाया जाता है, पर्वत, पहाड़, पठार आदि को गेरुए रंग से दर्शाया जाता है, मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है। तो इन संकेतों को देखकर पता चल जाता है कि इन संकेतों के उपयोग से कम जगह हमें अधिक जानकारियाँ दी जाती है, साथ ही इससे इनका अध्ययन भी किया जाना आसान होता है। तो विभिन्न प्रकार के मानचित्रों में अलग अलग संकेतों का उपयोग होता है। मानचित्र बनाने वाले के दृष्टिकोण के अनुसार मानचित्र पढ़ने वाले इसका अर्थ निकाले, इसलिए नक्शे में अध्ययन की दृष्टि से एकरूपता के लिए मानकीकृत संकेतों व पैमाने का उपयोग होता है। चूँकि अधिक मात्रा में नक्शे छापे जाते हैं, इसलिए भी इन्हें मानकीकृत करने की आवश्यकता होती है। यदि मानकीकृत नहीं रहेगा, जैसे हमारे देश में मान लिया मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं और दूसरे देश में या कहीं दूसरी जगह पर उसको काले रंग से दर्शा दिया जाएगा, किसी भी रंग से दर्शा दिया जाएगा, तो समझ नहीं पाएंगे कि मैदान है कि क्या है। तो मानकीकृत करने की आवश्यकता होती है। मतलब सभी देश, पूरे विश्व उसको एक निश्चित चिन्ह है, आकार है, संकेत है, रंग है, इसमें दर्शाते हैं। मानचित्र के मानकीकरण में सरलीकरण करते हुए आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्राकृतिक और मानव रचित स्थलाकृतियों को प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रतीक चिन्ह पारंपरिक और मानकीकृत होते हैं। जैसे परंपरागत जो चिन्ह है, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के किसी भाग को छोटे रूप में मानचित्र द्वारा समतल पटल पर दर्शाया जाता है, तो भूभाग की सभी विशेषताओं को दर्शाने हेतु मानचित्र के समतल पटल पर पर्याप्त स्थान नहीं होता। तो इस हेतु विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए विभिन्न रूढ़ चिन्ह या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतीक चिन्ह मानचित्र पर कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे मान जाए रेल की पटरी है, पुल है, तो उनके लिए जो चिन्ह रहता है, जो मानकीकृत चिन्ह है, तो वहाँ पर दर्शाने से समझ में आ जाता है कि ये रेल की पटरी है, पुल है। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के आधार पर सभी देशों में एक समान प्रतीक चिन्हों का उपयोग होता है। एक समान प्रतीक चिन्ह होने का यह लाभ है कि मानचित्र की भाषा नहीं जानते हुए भी हम इन प्रतीक चिन्हों की सहायता से उन मानचित्रों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम किसी दूसरे देश में गए, वहाँ की भाषा नहीं जानते हैं और हमारे पास मानचित्र है, तो हम आसानी से समझ जाते हैं रास्ता इधर गया है या आगे जंगल है
या पहाड़ है, पर्वत है, समुद्र है, समझ जाते हैं। तो कुछ प्रतीक चिन्हों की जानकारी यहाँ पर दिया गया है, जैसे रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन को जो काले चिन्ह में इस प्रकार से दर्शाया जाता है, और छोटी रेलवे लाइन को इस प्रकार से। पूरे विश्व के लिए मानकीकृत जो संकेत चिन्ह है पूरे विश्व के लिए, और बड़ी रेलवे लाइन के लिए इस प्रकार से है, इसको काले रंग से दर्शाया जाता है। इसको पूरा काले रंग से दर्शा दिया जाता है। ये बड़ी रेलवे लाइन है, इस प्रकार से ऐसा उनको ये बीच बीच में सफेद पट्टी रहता है, बाकी काला रहता है। रेलवे स्टेशन है, इस प्रकार से उनको ये बना करके यहाँ पर RS लिखा जाता है, और जो घर का चिन्ह इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर ये लाल बिंदु रहता है, जो आपके पुस्तक में आप देख सकते हैं इसको। उसी प्रकार से पक्की सड़क है, कच्ची सड़क है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है राज्य के लिए, देश के लिए, जिला के लिए, वो भी अलग अलग है। नदी को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, कुआं को, तालाब को, नहर है, पुल है, आप चित्र में देख सकते हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद है, उसको भी देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इसको भी देख सकते हैं। बस्ती है, बस्ती को कैसे दर्शाया जाता है, कब्रिस्तान को कैसे दर्शाया गया है। जो मानकीकृत अंतर्राष्ट्रीय जो मानकीकृत चिन्ह है इसमें चित्र में दिया है, पेड़ है, घास है, उसको कैसे मानचित्र में दर्शाया जाता है, ये जो चिन्ह दिया गया है। इसके आगे हम पढ़ते हैं मानचित्र के प्रकार। वैसे तो मानचित्र के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक मानचित्र और दूसरा राजनीतिक मानचित्र, और एक तीसरा भी है विषयगत मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, और एक और मानचित्र है विषयगत मानचित्र। लेकिन वह मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और राजनीतिक। तो इन्हीं मानचित्रों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मानचित्र के प्रकार। पहला प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और विषयगत मानचित्र है। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं, जो पृथ्वी या किसी भूभाग के भौतिक स्वरूप की जानकारी देते हैं। गांव, नगर, शहर तथा विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। किसी गांव है, शहर है, राज्य है या देश की सीमा है, इसको दर्शाने के लिए ये राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र जो किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें विषयगत मानचित्र कहते हैं। जैसे परिवहन है, ताप है, वर्षा है, वन, उद्योग, जनसंख्या आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र ये विषयगत मानचित्र हैं। तो भारत के राजनीतिक तथा प्राकृतिक संदर्भ मानचित्र के निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर अवलोकन करते हुए जो तालिका दिया है, इसमें आप भरेंगे कि जैसे
सागर व महासागर का रंग, ये राजनीतिक मानचित्र है कि प्राकृतिक मानचित्र है, इसको जो यहाँ पर दिया है इसको आप गृह कार्य करेंगे, अपने कॉपी में पुस्तक में लिखेंगे। इसके बाद एक और मानचित्र है उच्चावच मानचित्र। उच्चावच अर्थात ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़, इस प्रकार के भी जो मानचित्र में इसको भी दर्शाना होता है, क्योंकि सभी जगह एक समान समतल या मैदान नहीं होता, कहीं पर पर्वत है, पठार है, नदी है। तो आमतौर पर उच्चावच का मतलब होता है पृथ्वी के धरातल पर ऊंचे नीचे भाग, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, नदी, घाटियाँ आदि। चूँकि मानचित्र कागज पर बनाते हैं तो हम इन्हें ऊंचाइयों को समतल कागज पर कैसे दिखाएं। यदि हम समतल कागज पर दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर नदी है, पर्वत है। तो मानचित्र पर उच्चावच को दिखाने के लिए स्पाट विधि, समोच्च विधि तथा रंग विधि का उपयोग किया जाता है। आपने कक्षा 7 में इसके बारे में पढ़ा था कि समुद्र सतह से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मानचित्र में एक रेखा से जोड़ते हैं तो इसे समोच्च रेखा कहते हैं। पिछले कक्षा में जो पढ़ चुके हैं आप लोग। धरातल के किसी भी स्थान की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है। समोच्च रेखाओं को आमतौर पर 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर के निश्चित अंतराल पर बनाया जाता है। पहले समोच्च रेखाओं को खींचने के लिए धरातली सर्वेक्षण तथा धरातल का उपयोग कर मापन किया जाता था, लेकिन अब फोटोग्राफी के आविष्कार तथा हवाई फोटोग्राफी द्वारा सर्वेक्षण करके मानचित्र बनाया जाता है। समोच्च रेखाओं की विशेषताएं इस प्रकार हैं। समोच्च रेखाएं समुद्र सतह से समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाती हैं। दूसरा, समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृति के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती है। तीसरा है पास खींची गई समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को तथा दूर दूर खींची गई समोच्च रेखाएं मंद ढाल को दिखाती है, प्रदर्शित करती है। अगला है विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। तो इस प्रकार से समोच्च रेखाओं की विशेषताएं हैं। तो अगले कालखंड में हम मानचित्र की यात्रा, कब से मानचित्र बनना शुरू हुआ, कब से मानचित्र को लोग बनाए या इनके इतिहास आदि के बारे में हम अगले कालखंड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।